देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है जो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, पर है एकदम असली। साल 2026 के मतलब पहले 15 दिनों में ही दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए। 800 से ज्यादा? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि हर दिन लगभग 54 लोग बस गायब हो गए। और ये तो सिर्फ मतलब वो आंकड़े हैं जो पुलिस तक पहुंचे। बिल्कुल, और यही आंकड़े आज हमारी पड़ताल का केंद्र है। हम पुलिस डेटा और मीडिया रिपोर्ट्स के इस ढेर को खंगाल रहे हैं ये समझने के लिए कि इन हेडलाइंस के पीछे की असल कहानी क्या है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कितने लोग लापता हुए, बल्कि ये समझना है कि आखिर इतने लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे, क्यों और कैसे इस शहर की भीड़ में खो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन आंकड़ों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच कुल 807 लोग। 807। और इसमें भी एक पैटर्न दिखता है। इन 807 लोगों में 509 महिलाएं और लड़कियां थीं और 298 पुरुष। मतलब लापता होने वालों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी है। हाँ, और यहाँ एक अच्छी खबर भी है और एक चिंता की बात भी है। अच्छी खबर ये कि पुलिस ने शुरुआती 15 दिनों में ही इनमें से 235 लोगों को ढूंढ निकाला। चलिए, ये तो राहत की बात है। लेकिन चिंता की बात ये है कि 572 लोग तब भी लापता थे। ये लगभग 70% है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए। हाँ, कई परिवार तो शायद रिपोर्ट ही नहीं करते होंगे। बिल्कुल, सामाजिक दबाव या किसी और वजह से। और ये समस्या कोई अचानक से तो पैदा नहीं हुई होगी। क्या हमारे पास पिछले सालों का कोई डेटा है जिससे हम इसकी तुलना कर सकें, मतलब ये ट्रेंड कैसा रहा है? बिल्कुल, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो तस्वीर और भी बड़ी और चिंताजनक हो जाती है। अगर हम पिछले साल यानी 2025 के आंकड़े देखें तो पूरे साल में 24,508 लोग लापता हुए थे। 24,000? हाँ, इसका मतलब है कि हर दिन का औसत 60 से भी ज्यादा बैठता है। और वहां भी यही पैटर्न था, लगभग 60% महिलाएं थीं। 24,000 से ज्यादा लोग एक साल में। ये तो एक छोटे शहर की आबादी जितनी संख्या हो गई। और इनमें से कितने लोग अपने घर वापस पहुंच पाए? उसे ज्यादा लोगों को तो खोज लिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन इसके बावजूद 9,000 से ज्यादा मामले अभी भी अनसुलझे हैं। अब इसे और बड़े पैमाने पर देखिए। पिछले 10 सालों का डेटा यानी 2016 से 2026 के बीच बताता है कि 2,32,000 लोग गायब हुए। 2 लाख? और उनमें से 52,000 लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। 52,000 लोग? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 52,000 कहानियां हैं, 52,000 परिवार हैं जो आज भी शायद इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचना भी मुश्किल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जब हम लापता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अपहरण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या वो सेक्स रैकेट जैसी भयानक तस्वीरें ही बनती हैं। और इन आंकड़ों पर राजनीतिक बहस भी खूब होती है। हाँ, और संगठित अपराध निश्चित रूप से इसका एक बहुत अंधेरा पहलू है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन स्रोतों से एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो अक्सर इस शोर में दब जाती है। वो क्या है? वो ये कि हर लापता व्यक्ति अपराध का शिकार नहीं होता। एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाते हैं। अपनी मर्जी से? मतलब वो जानबूझकर गायब हो जाते हैं? ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है। इसे वॉलंटरी एब्सेंस कहा जाता है। सोचिए, एक टीनेजर है जिसका अपने परिवार से, मान लीजिए पढ़ाई या रिलेशनशिप को लेकर रोज झगड़ा होता है। एक दिन उसे लगता है कि उसे कोई नहीं समझ रहा और वो बस अपना बैग पैक करके निकल जाता है। या फिर कोई पति पत्नी के बीच का छोटा सा विवाद इतना बढ़ जाता है कि उनमें से घर छोड़कर चला जाता है। ऐसे मामले बहुत आम हैं। मतलब ये कि बहुत से मामले अपराध के नहीं बल्कि सामाजिक या पारिवारिक संकट के होते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा लेकिन अनकहा कारण है मानसिक स्वास्थ्य का संकट। मेंटल हेल्थ। हाँ, ये एक ऐसा अंधेरा कोना है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि ये लापता होने के मामलों का एक प्रमुख कारण है। इस बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर तो वैसे भी आंकड़े मिलना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा आपने, लेकिन कुछ सर्वे हमें इसकी एक झलक देते हैं। जैसे आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का एक सर्वे है जिससे पता चला कि दिल्ली में उनकी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पर आने वाली लगभग 27% कॉल्स एंजाइटी यानी घबराहट से जुड़ी होती हैं। 27%? हाँ, और ये समस्या 26 से 40 साल के लोगों में सबसे ज्यादा है। वो उम्र जब करियर और परिवार का दबाव सबसे ज्यादा होता है।
और क्या ये किसी एक जेंडर में ज्यादा है? सर्वे के मुताबिक मदद मांगने वालों में 41% पुरुष और 51% महिलाएं होती हैं और ज्यादातर की समस्या रिश्तों से जुड़ी होती है। मिड लाइफ क्राइसिस, अकेलापन, काम का दबाव, नौकरी जाने का डर, ये सब मिलकर एक ऐसा मानसिक तनाव पैदा करते हैं जो इंसान को अपने ही परिवार और दोस्तों से अलग थलग कर देता है। और कई बार इस घुटन से बाहर निकलने के लिए उन्हें गायब हो जाना ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। और समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना एक टैबू है। लोग मदद मांगने से डरते हैं। तो जब किसी को लगता है कि उसे कोई नहीं समझेगा, तो शायद घर छोड़ देना उसे एक आसान रास्ता लग सकता है। एकदम सही। परिवार वाले भी अक्सर इसे गंभीरता से नहीं लेते। कह दिया जाता है कि अरे गुस्से में गया है, शाम तक आ जाएगा, या किसी दोस्त के साथ होगा। लेकिन कभी-कभी वो शाम कभी नहीं आती। ये तो बात हुई उन लोगों की जो अपनी मर्जी से या मानसिक तनाव में घर छोड़ते हैं। लेकिन हर मामला इतना सीधा नहीं होता होगा। जैसा आपने कहा था, इन आंकड़ों में एक बहुत अंधेरा और आपराधिक पहलू भी छिपा है। जब कोई इस तरह घर से बाहर एक कमजोर हालत में होता है, तब तो वो संगठित अपराध का आसान शिकार बन सकता है। यहीं पर कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। यहीं पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे नेटवर्क तस्वीर में आते हैं। ऑर्गन ट्रैफिकिंग? हाँ, जो लोग आर्थिक रूप से हताश हैं या जो घर से भागकर आए हैं और जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो इन गिरोहों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। इसे कैश फॉर किडनी स्कैम भी कहते हैं ना? ये कितना बड़ा और संगठित है। ये सिर्फ एक लोकल समस्या नहीं है, इसका एक ग्लोबल कनेक्शन है। और यही बात इसे और भी डरावना बनाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में होने वाले 10% से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट अवैध तरीके से होते हैं। 10% से ज्यादा? हाँ, सोचिए, हर 10 में से एक किडनी अवैध बाजार से आ रही है। और भारत इसका एक बड़ा केंद्र माना जाता है। हाँ, दुर्भाग्य से यहाँ ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो गरीब और लाचार लोगों को पैसे का लालच देते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि शरीर में 2 किडनी है, एक बेच दो तो क्या फर्क पड़ेगा, लाखों रुपए मिल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। और जब किसी अमीर मरीज को कानूनी तरीके से ऑर्गन डोनर नहीं मिल पाता, तो वो इन गैंग से संपर्क करते हैं। और इन अंगों की कीमत क्या होती होगी अंदाजन? इन किडनी की कीमत 40-40 लाख रुपए तक हो सकती है। और इन्हें खरीदने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। ये पूरा काम बेहद गुपचुप तरीके से, अक्सर डॉक्टरों की मिलीभगत से, क्या कहते हैं, मेकशिफ्ट यानी अस्थायी अस्पतालों में किया जाता है। कई बार तो लोगों को नौकरी का झांसा देकर किसी और बहाने से उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और उनकी किडनी निकाल ली जाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब कोई लापता होता है और शायद वो इस तरह के किसी नेटवर्क का शिकार हो जाता है। हाँ, और ये सबसे खराब स्थिति है। हो सकता है कि 807 में से ज्यादातर लोग घर लौट आएं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हमेशा के लिए इन आपराधिक नेटवर्कों में खो जाएंगे। तो हमने अपनी मर्जी से घर छोड़ने, मानसिक स्वास्थ्य और ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे बड़े कारणों की बात की। क्या इनके अलावा भी कुछ सामाजिक आर्थिक वजह हैं जो इन आंकड़ों को बढ़ाती हैं? हाँ, कुछ और वजह भी हैं जो सीधे तौर पर अपराध नहीं है लेकिन सिस्टम पर बोझ डालती हैं। जैसे दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। प्रदूषण? वो कैसे? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कई परिवार, खासकर जिनके बच्चे या बुजुर्ग हैं, सर्दियों में जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर होता है तो कुछ महीनों के लिए शहर छोड़कर अपने गांव या किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा काम की तलाश में होने वाला जो मौसमी प्रवासन है, वो भी एक बड़ा कारण होगा? बिल्कुल। दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये लोग काम की तलाश में शहर बदलते रहते हैं। आज दिल्ली में है, कल काम मिला तो मुंबई चले गए। और परिवार से संपर्क टूट जाता होगा। हाँ, कई बार इनका अपने परिवार से संपर्क कमजोर होता है। जब कुछ हफ्तों या महीनों तक बात नहीं हो पाती तो घबराए हुए परिवार वाले उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं, जबकि वो व्यक्ति किसी दूसरे शहर में सुरक्षित काम कर रहा होता है। अच्छा, तो ये भी एक वजह है जिससे आंकड़े बढ़े हुए दिखते हैं। इन सब चुनौतियों के बीच हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस कैसे प्रतिक्रिया दे रही हैं? क्या उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव आया है? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी और सकारात्मक बदलाव है। पहले एक नियम होता था कि किसी के लापता होने पर पुलिस 24 घंटे इंतजार करती थी, ये मानकर कि शायद वो खुद लौट आए। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि जैसे ही रिपोर्ट आती है पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी होती है।
0 FIR का प्रावधान है, यानी आप किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इस एक बदलाव से क्या फर्क पड़ा है? ये तो बस एक प्रोसीजरल बदलाव लगता है। नहीं, इसका असर बहुत गहरा है। पहली बात, रिपोर्ट होने वाले मामलों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि अब प्रक्रिया आसान हो गई है। लेकिन दूसरी और ज्यादा जरूरी बात यह है कि इससे लोगों के जल्दी मिल जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वो कैसे? किसी भी अपराध में शुरुआती कुछ घंटे, जिन्हें गोल्डन आवर्स कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी का अपहरण हुआ है तो अपराधी उसे शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। पुलिस की तत्काल कार्रवाई उसे रोक सकती है। सही बात है। और पुलिस भी अपने स्तर पर कुछ खास पहल कर रही है, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। हाँ, दिल्ली पुलिस का एक बहुत सफल कार्यक्रम है ऑपरेशन मिलाप। इसका मुख्य फोकस खोए हुए बच्चों को ढूंढना और उन्हें उनके परिवारों से मिलाना है। अच्छा। ये सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट पर काम नहीं करते, बल्कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शेल्टर होम्स जैसी जगहों पर भी बच्चों से बात करते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। इसी महीने की शुरुआत में इस ऑपरेशन के जरिए 75 लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया। ये जो पुलिस की पहलें हैं, जैसे ऑपरेशन मिलाप, ये कितनी कारगर हैं? क्या ये सिर्फ आंकड़ों को बेहतर दिखाने का तरीका है, या इनसे जमीनी स्तर पर वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ रहा है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है और इससे हजारों परिवार दोबारा एक हुए हैं। लेकिन ये स्वभाव से रिएक्टिव है, मतलब घटना होने के बाद काम करती है। इसके अलावा एक और सिस्टम है जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क, यानी जिपनेट। ये एक टेक्नोलॉजी पर आधारित प्लेटफॉर्म है। जैसे ही किसी के लापता होने की जानकारी एक थाने में दर्ज होती है, वो तुरंत उस जोन के सभी पुलिस स्टेशंस, पड़ोसी राज्यों और रेलवे पुलिस तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो जानकारी तुरंत शेयर हो जाती है? हाँ, इससे तलाशी का दायरा तुरंत बहुत बड़ा हो जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी इसके लिए एक सूचना केंद्र बनाया है। तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। दिल्ली जैसे शहर में हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। हर एक व्यक्ति पर नजर रखना लगभग नामुमकिन है। ये पहले समुंदर में कुछ बूंदों जैसी हैं, जरूरी हैं पर शायद काफी नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका क्या मतलब निकलता है? जो हेडलाइन हमने शुरू में पढ़ी थी, 15 दिन में 800 लोग लापता, वो असल में एक बहुत ही जटिल समस्या की बस एक सतह है। बिल्कुल, ये किसी एक वजह से नहीं हो रहा। ये अपराध, व्यक्तिगत संकट, मानसिक स्वास्थ्य और गहरे सामाजिक आर्थिक कारणों का एक उलझा हुआ जाल है। एक तरफ पारिवारिक झगड़े और मानसिक तनाव लोगों को घर से दूर ढकेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे आपराधिक गिरोह उन्हें निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। और जो समाधान है, जैसे ऑपरेशन मिलाप या तेज FIR, वो जरूरी तो हैं, लेकिन वो समस्या होने के बाद उस पर काम करते हैं। सही कहा। पुलिस और प्रशासन की ये कोशिशें सराहनीय हैं, लेकिन ये स्रोत हमें कुछ गहरे और असहज करने वाले सवालों की ओर इशारा करते हैं। ये हमें समाज के तौर पर सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक, जिस पर हम आज भी खुलकर बात करने से कतराते हैं, या फिर वो आर्थिक हताशा जो किसी इंसान को अपनी किडनी बेचने पर मजबूर कर देती है। तो ये सिर्फ एक पुलिसिंग की समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है, और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि इस समस्या का कितना हिस्सा सिर्फ बेहतर पुलिसिंग से हल हो सकता है और कितने हिस्से के लिए समाज को अपने सबसे कमजोर सदस्यों की मदद करने के तरीकों में बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। क्या हम एक ऐसा समाज और ऐसा माहौल बना पा रहे हैं जहां कोई इंसान इतना अकेला, इतना निराश और इतना बेसहारा महसूस न करे कि उसे अपनी पहचान मिटाकर गायब हो जाना ही एकमात्र रास्ता लगे?